अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जून 22 का सवाल कहा था? अच्छा, इसमें तो पहले कंपनीज की रिश्तेदारियां देख लें। पेरेंट कौन है? जीएल। एक जीएल है, एक जीएफएल है। अच्छा, चलो खैर है। और एक ईएल है और एक आरएल है। जीएल ने इसमें 90 किया था, लेकिन बाद में वो 75 पे रह गया। और इसमें उसने कितना किया था? 40। कब? 1 अप्रैल 20। इसने 20। कब? 1 जुलाई 21। तो इसकी पहले की एसोसिएट थी, लेकिन इसके 20% खरीदने से सब्सिडी बन गई, क्योंकि दोनों मिला के 60 हो गए और सब्सिडी बनी है इस दिन। तो ये A2S है, और A2S है तो फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए होगा, क्योंकि ए बिकेगा और फिर एस बनेगा। ये इनकी रिश्तेदारियां हैं, और ये बड़े एस से छोटा एस। तो बड़े एस से छोटा एस जो है वो बहरहाल है तो एस, तो इसलिए इसकी इनकम स्टेटमेंट तो पूरी कंसोलिडेट होगी। और ये एस बना है 1 जुलाई को, तो ये 6 महीने की कंसोलिडेट होगी। इसलिए सारी इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स जीएफएल प्लस ईएल प्लस आरएल 6 महीने का। तो एक तो हो गई ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात। उसके अलावा इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मसला हो सकता है। 1 जनवरी को ईएल ने अपनी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जीएफएल को किराए पे दी थी, और अगर इन दोनों की बुक्स की बात करें तो जीएफएल ने इसको रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा और ईएल ने इसको रेंट इनकम रिकॉर्ड किया होगा। और चूंकि 1 साल के लिए दी थी, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए दी होती, को 2, 4, 5 साल के लिए दी होती, तो फिर ये लीज की अकाउंटिंग हुई होती और जीएफएल ने इसको राइट ऑफ यूज और डेप्रिसिएशन और ये सब किया होता। सिर्फ 1 ईयर लीज थी, तो ये शॉर्ट टर्म लीज थी, और जीएफएल ने रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा और ईएल ने रेंट इनकम रिकॉर्ड की होगी। और ईएल ने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ है, तो उसने ईयर एंड पे आके इसको 300 से 340 बना दिया होगा। लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीपीई है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ईएल की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, उसने किराए पे दी है, लेकिन ये किसके यूज में है? जीएफएल के, यानी ग्रुप के यूज में है। तो जब ग्रुप के यूज में है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? तो इसलिए जो ईएल ने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग की हुई है, जीएफएल ने अपनी बुक्स में रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है, तो वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स होगा, इंटर कंपनी एलिमिनेट नहीं कर रहा। एक का एक्सपेंस, दूसरे की इनकम, दोनों में से माइनस कर दें, क्योंकि इंटर कंपनी एलिमिनेशन है। एक का एक्सपेंस, एक ने रेंट एक्सपेंस बनाया हुआ है, एक ने रेंट इनकम बनाई हुई है, तो रेंट एक्सपेंस से भी निकाल दें, रेंट इनकम से भी निकाल दें, क्योंकि इंटर कंपनी है इसलिए। नहीं, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए चूंकि रिवर्स कर रहे हैं ना, जब इंटर कंपनी एलिमिनेशन होती है, चाहे वो सेल कॉस्ट ऑफ सेल से निकालना हो, चाहे वो एक की इंटरेस्ट इनकम दूसरे का इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो एक की रेंट इनकम दूसरे का रेंट एक्सपेंस हो, तो इस इंटर कंपनी एलिमिनेशन को एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में एडजस्ट करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक इंटर कंपनी एलिमिनेशन होती है, उसका ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि एक ही इनकम से एक के एक्सपेंस से निकल जाता है। ग्रुप प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता, तो ग्रुप प्रॉफिट के हिस्सों पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए एनसीआई की वर्किंग में हम ये एडजस्ट नहीं किया करते। लेकिन अब इस पॉइंट में जो एक ने एक्सपेंस बनाया हुआ है और एक ने इनकम बनाया हुआ है, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर रहे, IS 40 की अकाउंटिंग रिवर्स कर रहे हैं।
इसलिए जब एनसीआई की वर्किंग में एस का पैट लिखना होगा, ये मैं बता रहा हूं, वर्किंग 1 भी, वर्किंग 3 भी और वर्किंग 4 भी। वर्किंग 1, 3, 4 ये तीनों मैं साइमल्टेनियसली बता रहा हूं। दोनों ने जो अकाउंटिंग की हुई है वो रिवर्स कर देंगे, और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये पीपीई है तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग चार्ज कर लेंगे। तो एक ने अपने रेंट एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा होगा, वहां से लेस कर दिया। एक ने अपनी अदर इनकम में रेंट इनकम बनाई होगी, वहां से लेस कर दिया। और चूंकि ये हम रिवर्स कर रहे हैं, एलिमिनेट नहीं कर रहे, तो इसलिए वर्किंग 4 के अंदर जब एनसीआई का हिस्सा निकालना था तो ईएल के पैट में से ये इनकम को रिवर्स किया है। ये एलिमिनेट नहीं किया है, ये रिवर्स किया है। इसलिए एनसीआई की वर्किंग में देखें, मैंने पहले ईएल का कॉलम बनाया वर्किंग 4, उसके प्रॉफिट को ठीक किया, उसके बाद उसको एनसीआई की वर्किंग में तोड़ा है। तोड़ा क्यों है? क्योंकि बड़े एस से छोटा एस हो रहा है, तो जितने महीने वो बड़ा एस रहा उतने महीने में छोटी एनसीआई, और जब वो छोटा एस बन गया उतने महीने होगी बड़ी एनसीआई। तो इस वजह से इसको तोड़ना पड़ रहा था वर्किंग 4 में, लेकिन तोड़ने से पहले इसके प्रॉफिट को ठीक किया है। तो ठीक करने के लिए 21 का रेंट एक्सपेंस और रेंट इनकम दोनों रिवर्स किए, 40 का फेयर वैल्यू गेन अदर इनकम से भी निकाला और इस एस के इनकम से भी निकाला, प्रॉफिट से। और पीपीई की काउंटिंग करनी है तो फिर इसको डेप्रिशिएट किया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया तो एक्सपेंसेस में भी लिखा, और ये एस के प्रॉफिट में भी उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज किया। ये पॉइंट नंबर 4 की कहानी है सारी। इस पॉइंट नंबर 4 में कोई एतराज परेशानी है तो बोले। वो जो बैलेंस शीट में आ रहा होता वो तो अलग चीज होती है, आप चाहे इसको एलिमिनेट करना कहें चाहे रिवर्स करना कहें, वो तो नैनी के लायबिलिटी एसेट से लेस हो रहा होता। लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो हम उनकी रिटेन अर्निंग में से रिवर्स करते। वो तो बैलेंस एलिमिनेट करना है ना, या लीज में भी है कि अगर एक ने दूसरे को लीज पे दिया है और ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, तो एक के पास, पीछे एक सवाल में आया भी था, तो एक के पास प्रॉपर पीपी में आ रहा है और एक के पास वो राइट ऑफ यूज आ रहा है, तो राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिवर्स कर दी थी। वो भी ऐसे ही था, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स किया था उसको। तो अभी भी हमने इसको रिवर्स करना है। अगर ये बैलेंस शीट का सवाल होता तो इसमें भी ऐसा करते हैं कि जिसने इनकम बनाया उसकी रिटेन अर्निंग से निकालते और जिसने एक्सपेंस बनाया उसकी रिटेन अर्निंग में ऐड बैक करते। पॉइंट नंबर 4 में जिन्होंने किया है, पॉइंट 4 में कुछ पूछना है तो पूछे। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है मेरी तरफ से बताने वाला। आपने जो पूछना है पूछे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गुडविल की कैलकुलेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ गुडविल की इन्वेस्टमेंट को अपडेट किया हमने, अर्लियर इन्वेस्टमेंट जी जी, इसको यही है ना, हाँ यही है ना, तो वो अपडेट नहीं ना किया, वो ए बेचा है और एस बना है। मैंने ना जब आपको अपडेट करना बताया था, पहले मैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप में बता चुका था, उसके बाद जब आपको मैंने ए टू एस बताया था तो आपसे कहा था कि असल तरीका उसका यह है कि ए बेचेंगे और एस खरीदेंगे। एक दो सवालों में काम चला लिया था, लेकिन असल तरीका है, क्योंकि बैलेंस शीट में चल जाता है काम, बैलेंस शीट में काम चल जाता है। अगर ए से एस जा रहा है तो आप उसको बेशक ए बेचना ना कहें, बैलेंस शीट में काम चल जाता है, लेकिन फिर भी अफजल यही है कि आप ए बेचना और एस खरीदना लें। तो इसमें ए बेचने का आया तो है 42 मिलियन प्रॉफिट।
ए बेचा है तो उसके ऊपर ए बेचने वाला प्रॉफिट आएगा, वो अर्लियर इन्वेस्टमेंट को अपडेट करने वाला प्रॉफिट नहीं आएगा। वो तब आता अगर बस सादी इन्वेस्टमेंट होती तो ए बेचने वाला प्रॉफिट निकाला तो हुआ है वर्किंग कहीं पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और अदर इनकम में बताएं और जो पूछना है जी। नहीं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। 40% कब खरीदा था? 20। इस वक्त ए की रिटेन अर्निंग कितनी थी? नहीं बताइए। 31 दिसंबर 20 पे ए की रिटेन अर्निंग कितनी थी? टेबल में दी हुई है। नहीं यार, ईएल नहीं, आरएल, ए कह रहा हूं, ए 236। इस पूरे साल में इसने प्रॉफिट कमाया है 80 मिलियन। इधर आए, इधर कितने और इधर कितने? नौ महीने इधर है, 60। इसमें से 60 निकालें। ये 176 है जो ए खरीदते हुए इसकी रिटेन अर्निंग्स थी। ये वो 176 है, ये इन्वेस्टमेंट वाला 176 नहीं है। ये मैंने नीचे जब वर्किंग 5 किया ना वहां दिखाया हुआ है। जब मैंने ओपनिंग बैलेंसेस की वर्किंग की है ना वहां पर मैंने दिखाया हुआ है। वो 176 ऐसे बना है, इन्वेस्टमेंट वाला 176 इत्तेफाक से 176 है, ये ऐसे बना है। जब ए खरीदा था तो उस वक्त रिटेन अर्निंग कितनी थी? ए से लेके एस बनने तक, जब ये आर एल ए था तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एस बनने पे इसका एंडिंग पॉइंट। एस कब बना ये? 1 जुलाई 21। इन 6 महीने में इसने 50 मिलियन और कमाया, क्योंकि पूरे साल में 100 कमाया है तो इनमें 50, तो यहां से यहां है 286। तो आर एल का एंडिंग पॉइंट 286 है और स्टार्टिंग पॉइंट इसका 176। तो ये जो वर्किंग 3.1 में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। 286 एंडिंग पॉइंट है, 176 स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका माइनस करके 40% लगाया हुआ है, वो 44 आया हुआ है। यार आप लोग को सवाल नहीं पूछ रहे, लगता किया नहीं है सवाल है? सही है, चलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और गुडविल और अदर इनकम, अगर सवाल जिसने भी किया है वर्किंग 1 2 3 4 जिन्होंने किया है सवाल, वर्किंग 1 2 3 4 में कुछ नहीं पूछता, देखा है कि किया है? सोसी के ओपनिंग बैलेंसेस निकालने का तरीका है कि अगर पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे होते उसमें जो रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई की वर्किंग करते तो वो है जो मैंने वर्किंग 5 में निकाली हुई है। रिटेन अर्निंग की वर्किंग की हुई है पिछले साल की बैलेंस शीट सोच के और पिछले साल की एनसीआई सोच के, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस निकले हुए। वर्किंग 6 एडजस्टमेंट इन इक्विटी, इसमें भी कोई नहीं मसला। चले, एक मसला होगा कि जो मैंने नहीं सोचा हुआ था, मैंने अब गौर किया सवाल का सॉल्यूशन बनाते हुए, फौरन मेरे ध्यान में क्लिक नहीं किया था। सोसी में ये जो परचेज ऑफ सब्सिडरी है, सोसी में परचेज ऑफ सब्सिडरी, ये कौन सा कॉलम में लिखते होते हैं इसको? परचेज ऑफ सब्सिडरी। एक तो अगर छोटे एस से बड़ा एस बन रहा है तो अदर्स वाले कॉलम में भी लिखते हैं और एनसीआई वाले कॉलम में भी लिखते हैं, और अगर बस अब बन रही है सब्सिडरी सोसी वाले कॉलम में, सोसी में परचेज ऑफ सब्सिडरी के सामने किस कॉलम में फिगर लिखते हैं? वो तो है अगर छोटे एस से बड़ा एस या बड़े एस से छोटा एस हो रहा हो, तो वो तो इस सवाल में डिस्पोजल हो रही है। अगर छोटा एस बड़ा एस नहीं है, 0 से एस है,
या सादी इन्वेस्टमेंट से एस है, ए से एस है, तो एनसीआई वाले कॉलम में लिखते हैं, क्या फिगर लिखते हैं, जो उस वक्त गुडविल की वर्किंग में वैल्यू ऑफ एनसीआई आती है। तो इस सवाल में वैल्यू ऑफ एनसीआई गुडविल की वर्किंग में तो आ रही थी 378, लेकिन सोसी में 378 तो नहीं लिखा। नहीं किया ना यार, नहीं देखा ढंग से सवाल। ये मुझे नहीं उस वक्त देख के समझ आया, तो आपने पूछा ही नहीं, किसी ने पता ही नहीं मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। बस वर्किंग करके छोड़ दिया, या सोसी भी बनाई है किसी ने किया है, तो सोसी नहीं बनाई ना। कैपिटल की फिगर क्या लिखी है, तो यही कह रहा हूं ना, आपने नहीं किया ना, सोसी में मसले थे वो आपने किया ही नहीं, फिर इसका मतलब है। सोसी कर लो भाई, खुदा के लिए सोसी कर लो, तो मैं कल सोसी डिस्कस कर लूं। सोसी में तो पॉइंट्स बताने थे इसमें। परचेज ऑफ सब्सिडी, मुझे ये चीज इस अटेम्प्ट में सोल्यूशन देख के समझ आई, पहले जहन में क्लिक ही नहीं की हुई थी। तो मैं वही कह रहा हूं आपको, मसला ही कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं है, इतने काबिल हो गए कि मसला ही कोई नहीं है। किसी ने भी नहीं बनाई सोसी, आपने तो इनकम स्टेटमेंट नहीं ठीक बनाई, तो सोसी में कोई मसला नहीं हुआ। हाँ एनसीए बना लिया। ये जिन्होंने सवाल किया वो और थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, क्योंकि पहले मैं बहुत मशहूर हूं उनका, उन्होंने सवाल किया सोसी बना दें, सोसी बना लें कल, तो मैं इसको डिस्कस कर लूं। फॉरेन ऑपरेशंस है जी, बस काफी है, और क्या करूं मैं इसमें। कैश फ्लो 2 सवाल करा तो दिए यार, और एक सवाल उसमें फॉरेन ऑपरेशन मिक्स है। बाकी जो 2010 का एक बोला था और 11 का बोला था वो कर लें, जिसने पूछना वो पूछ लें। जो 2 दिन से करने वो कह रहा हूं वो कर नहीं रहे। फॉरेन ऑपरेशंस, चैप्टर में आ जाइए 64, चैप्टर में पेज 64। सवाल में आपको एक फॉरेन करेंसी वाली कंपनी भी दी होगी, सब्सिडरी भी हो सकती है, एसोसिएट भी हो सकता है जी। कोई फॉरेन करेंसी की बैलेंस शीट नजर आ रही होगी, बैलेंस शीट भी हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो आपको उसका कॉलम देख के पता चल जाना है कि फॉरेन ऑपरेशंस का सवाल है। अच्छा, एक तो ये पेज खोलें और 7 उंगली रख के आप एक और पेज खोल लें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 124। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 124 सवाल पढ़ लें, क्योंकि वो मैं पेज 64 पे जो एडजस्टमेंट समझाऊंगा ना, तो उसको दिखाने के लिए फिर कहूंगा वहां देखें ये फिगर जो लिखी है उसके साथ ये करना है। तो आप मास्टर क्वेश्चन पढ़ लें और फिर मैं साथ साथ पेज 64 समझाता जाऊंगा। मास्टर क्वेश्चन पढ़ लें।
ये एलपी मैंने कहा लोकल पेरेंट और एफएस फॉरेन सब्सिडरी। सवाल पढ़ लिया? हाँ जी, चलें पेज 64 पे आए। ये दोनों पेजेस में साथ साथ रिलेट करूंगा। इसमें आपको ना सवाल पहचाना जाएगा पढ़ के। एक सब्सिडरी होगी, एसोसिएट भी हो सकती है वैसे, वो फॉरेन सब्सिडरी होगी और बाकी पेरेंट भी लोकल होगी और मजीद सब्सिडरीज भी हो सकती हैं। तो पहले तो ये इंश्योर कर लें, क्योंकि फिर कन्वर्जन करनी होगी। पेज 64 में हूं मैं, पेज 64 पॉइंट नंबर 1। पहले ये इंश्योर कर लें कि सवाल में अगर कोई एरर दिया हुआ है, जैसे वो बाज़ औक़ात एरर आ जाते हैं कि IS 19 ठीक नहीं लगाया हुआ या लीजी सही नहीं लगाया हुआ। किसी एक कंपनी का एरर भी टेस्ट हो सकता है। पीछे जो पास पेपर्स के सवाल किए उनमें ऐसा था भी कि पेरेंट ने IS 19 की अकाउंटिंग ठीक नहीं की हुई थी, वो जो उसने जो भी कंट्रीब्यूशन दी थी उनको एक्सपेंस बना दिया था। तो ऐसा हो सकता है। तो पहले तो ये इंश्योर कर लें कि जो दोनों ने अपनी बैलेंस शीट्स, या पहले बैलेंस शीट बना रहा हूं, जो दोनों की बैलेंस शीट सवाल में दी हुई है क्या वो सही है? कोई अदर इंफॉर्मेशन मैं कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, उनकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या वो सही है? IS 21 पढ़ा था हमने, एक फॉरेन करेंसी वाला, उसमें मोटी मोटी बातें दोहरा देता हूं। मॉनेटरी आइटम्स को हर साल अपडेट करना होता है और जो गेन लॉस है वो P&L में जाता है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स अगर कॉस्ट बेस्ड हैं तो उनको तो अपडेट करना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई और वैल्यू निकली हुई है तो जिस दिन की वैल्यू निकली हुई है उस दिन की वैल्यू को उस दिन के रेट पे रुपए में लाएं, और एक बार रुपए में ले आए उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस निकालना है। ये IS 21 में किया था बस। तो पॉइंट नंबर 1 में इन दोनों की बैलेंस शीट्स में अगर कोई एरर है और कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं कह रहा इनकी अपनी स्टेटमेंट्स, तो पहले वो ठीक कर लें, कर ली ठीक। अब ये जो हमने कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स पढ़ी हुई हैं, गुडविल और इंटरकंपनी एडजस्टमेंट्स, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स और कंटिजेंट लायबिलिटी, URP और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो गई, और कोई इंटेंजिबल एसेट जिसको लिफ्ट नहीं कराई होती उसको हम लिफ्ट करा देते हैं। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट एस में ही हो रहा होता है, या ऐसी भी है कि एक एस में और एक पी में है? वो कौन कौन से हैं जिनका दोनों में हो रहा होता है? URP है, वो दोनों में एडजस्ट हो रही होती है। इंटरकंपनी लिमिनेशंस हैं, दोनों में एडजस्ट, दोनों से मेरी मुराद है P और S दोनों हिट हो रहे होते हैं। URP दोनों में हिट हो रहा होता है, एक स्टॉक से उड़ा रहे होते हैं, एक रिटेन अर्निंग से उड़ा रहे होते हैं। इंटरकंपनी बैलेंसेस दोनों से हिट हो रहे होते हैं। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ये मुकम्मल तौर पे एस में ही हो रही होती है। नहीं, गुडविल तो एक की इन्वेस्टमेंट उड़ेगी फिर गुडविल आएगी, उसमें तो दोनों एंगेज हो रही हैं। गुडविल तब बनेगी जब एक ही इन्वेस्टमेंट उड़ाएंगे और एक की इक्विटी उड़ाएंगे, तब गुडविल निकलनी है। तो दोनों बैलेंस शीट हिट हो रही हैं, इसलिए गुडविल की इंपेयरमेंट को भी रहने दें। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, कंटिजेंट लायबिलिटी और इंटेंजिबल एसेट्स, ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो पूरी पूरी एस के अंदर अंदर हो सकती हैं। लेकिन एक्विजिशन डेट वाली तो हम गुडविल की वर्किंग में नहीं कर रहे होते, तो कर तो एस के नेट एसेट्स में रहे होते हैं ना। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, कंटिजेंट लायबिलिटी वाली और इंटेंजिबल, इन सबको मिला के हम एक तरह की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कह सकते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी वाली भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही होती है। तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट अभी इस वक्त डॉलर्स में होगी। पॉइंट नंबर 1 क्या किया? पहले दोनों के P और S की बुक्स में जो एरर्स थे इंडिविजुअल वो ठीक कर लिए। पॉइंट नंबर 2, जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स है ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स यानी एक्विजिशन डेट वाली भी और उसके बाद उसमें होने वाली एक्स्ट्रा डेप्शन भी, ये भी उस एस की बैलेंस शीट डॉलर के होते हुए कर लें, डॉलर में ही कर लें, क्योंकि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी डॉलर में ही होगी। ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें।
और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में मैं ना वो भी कवर कर लिया, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी, वो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही होती है, और वो जो इंटेंजिबल एसेट अब रिकॉर्ड होता है वो मैं दिखाता हूं ना कि कैसे करना है। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि क्या क्या करना है, वो फिर मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वर्किंग्स दिखाता हूं कि उनमें किस तरह से करें इसको। पॉइंट नंबर 2, हमने कंसोलिडेशन वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पूरी कर दी, यानी उनको पीपी में एडलेस और इक्विटी में एडलेस, और उसके ऊपर मजीद एक्स्ट्रा डेप्शन डालनी है तो रिटेन अर्निंग्स में एडलेस और पीपी में एडलेस। तो जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करना और कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये एस की डॉलर फिगर्स में ही कर दें। कैसे करना है वो वर्किंग दिखाता हूं। कर दी। अब कंसोलिडेट करने के लिए इसको रुपए में लाना पड़ेगा, तो रुपए में लाने के लिए पॉइंट नंबर 3 पढ़ें ध्यान से। पॉइंट ई इसका मैं सॉल्व करते करते बताता हूं, ए से डी तक पढ़ लें बस। अब हमने जो बैलेंस, चले मैं समझाता हूं, जो एस की बैलेंस शीट बनाई हुई है उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको तो क्लोजिंग रेट पे रुपए में ले आए। क्यों क्लोजिंग रेट पे? ना 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 ना, ये सुनना था मैंने, मॉनेटरी आइटम्स नहीं, आईएस 21 हो गया जो होना था। आईएस 21 में जो इंडिविजुअली कंपनीज बैलेंस शीट बनाएंगी वो कर दिया उन्होंने अप्लाई। अब हम कंसोलिडेशन करने लगे हैं, तो एसेट्स और लायबिलिटीज जो सब्सिडरी के आ रहे, मॉनेटरी की बात नहीं कर रहा, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज वो डॉलर में है, उनको रुपए में लाना है। तो क्लोजिंग रेट क्यों लगाऊं? क्योंकि ये रन की फिगर्स हैं, हमने डॉलर सब्सिडरी को रुपए में लाके पी के साथ ऐड करना है। तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज एस की बैलेंस शीट में आ ही ईयर एंड की फिगर्स रही हैं तो क्लोजिंग पे ही करेंगे, तो सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट के ऊपर एडजस्ट होंगी, रुपए में आ गई। लेकिन जो कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैं वो एक्विजिशन डेट के ऊपर है। नहीं, सादा सादा समझ ले यार, पहले राइट इश्यू ना ला बीच में, पहले सीधा सीधा तो कर लेना। तो कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ये एक्विजिशन डेट के ऊपर, उसके एक्विजिशन रेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो गुडविल की वर्किंग में, उसकी रीजन बताता हूं। लेकिन जो उसके बाद कमाए हैं अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स, वो जिस जिस साल का है उस साल का रेट अगर दिया हुआ है, हो सकता है 2-3 साल का इकट्ठे सवाल हो, सबके रेट्स दिए हुए हो, तो हर एक के ऊपर उसका रेलिवेंट उस साल वाला एक्चुअल रेट। और अगर डिविडेंड भी बांटने में इसने, तो ये बैलेंस शीट में कहां से आ गए, ये भी सवाल करते हुए बताता हूं। चलें कोई बात नहीं, भी सवाल करते हुए बताता हूं। और ये जो ई है ये भी सवाल में लाके मैं बैलेंसिंग फिगर बताता हूं। पॉइंट नंबर 4 देखें, गुडविल कैलकुलेट होगी लेकिन वो डॉलर में, क्योंकि पैसे भी तो डॉलर में दिए होंगे। अगर एक फॉरेन सब्सिडी खरीदी है तो उनके शेयर होल्डर्स वहां के लोग हैं, तो उनको पाकिस्तानी रुपए थोड़ी दिए होंगे, तो उनको पे भी डॉलर में ही किया होगा। तो गुडविल की वर्किंग डॉलर में कैलकुलेट होगी, यहां तक कि इंपेयरमेंट लॉस भी डॉलर में कैलकुलेट होगा। उसके बाद उसको रुपए में कैसे लाना है सवाल कराते हुए बताता हूं। उसका फायदा क्या हुआ? चलिए बाकी पॉइंट्स अब उस सवाल के साथ साथ समझाऊंगा। मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करता जाता हूं और बाकी पॉइंट्स उस सवाल के साथ बताता हूं। मास्टर क्वेश्चन कर रहा हूं सॉल्व, और उसको सॉल्व करते करते इसके बाकी पॉइंट्स पढ़ाता हूं। एक बार ये समझ लें, उसके बाद ना याद आप नहीं करना है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है। सब्सिडरी की as at 30 जून 2020 और रुपीज ही है ना, मिलियन है। नॉन करंट एसेट्स
करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी है कोई? नहीं है। करंट लायबिलिटीज, क्या क्या है नॉन करंट एसेट्स? पीपीई जी, कितना? 30,000 प्लस 200 कर दो वो डॉलर है बस। अभी फिगर नहीं लिखेंगे, रुपए बनाएंगे तो लिखेंगे। और इन्वेस्टमेंट बस वही है या और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं? बस वही है, छोड़ दें। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 4,000 प्लस, वो रुपए में लाएंगे तो प्लस करेंगे। डेटर्स 8,000 प्लस, कैश एंड बैंक 3,000 प्लस, करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स 800 प्लस, और बस। नॉर्मल बैलेंस शीट के सवाल में तो हम लोग गुडविल की वर्किंग खोल लेते हैं। यहां पर ना आप पहले सब्सिडरी की बैलेंस शीट सही बना लेंगे, उसके बाद बाकी वर्किंग्स में आएंगे। क्योंकि सब्सिडरी की बैलेंस शीट की फिगर्स ठीक कर लें। फॉरेन सब्सिडी में सबसे पहला मुश्किल काम यही होता है कि आप उसकी डॉलर बैलेंस शीट सीधी कर लें और उसको रुपए में ले आएं, बाकी फिर ये एक नॉर्मल सवाल जैसा बन जाएगा। तो इसलिए गुडविल की वर्किंग बाद में, पहले सब्सिडरी की डॉलर बैलेंस शीट को ठीक करते हैं। कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट जिसमें सब्सिडरी की बैलेंस शीट में कोई एरर बाकी हो? भी नहीं, एरर है कोई? गुडविल कोई एरर नहीं है। पक्की बात है, कोई एरर नहीं है। पॉइंट नंबर 4, 1 जनवरी 20 को गुड्स बेची हैं 12,500 मिलियन रुपए की, जो रुपी में ही प्राइस हुई हैं। रुपी में प्राइस हुई हैं, नहीं डॉलर में नहीं होनी है। ये इनवॉइस रुपी में हुई है, यानी हमने तो रुपए की सेल की है, लेकिन एफएस के लिए ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। देखिए, जब IAS 21 इंडिविजुअल के हिसाब से लगेगा, तो एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में हम IAS 21 के हिसाब से देखें तो हमने फॉरेन करेंसी में सेल की होती है या फॉरेन करेंसी में परचेज की होती है, तो हमें उसको अपने रुपए में लाना पड़ता है। अब एलपी ने तो रुपए में ही सेल की है, लिखा हुआ इनवॉइस्ड इन PKR, तो उसके लिए अभी IAS 21 बन रहा होगा। हमारे लिए IAS 21 नहीं है। ये उस सब्सिडरी ने इंपोर्ट की है, तो उसको वो इंपोर्ट रुपी में पड़ी है। लग अजीब रहा है वैसे कि कोई पाकिस्तान से चीज खरीद रहा है और प्राइसिंग रुपए में हो रही है, लेकिन हो रही है ना सवाल में। तो सब्सिडरी के लिए ये एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, पेरेंट के लिए नहीं। पेरेंट ने तो रुपए में ही बेचा है, सब्सिडरी के लिए एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। और जब उसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है और इसमें से कुछ डेटर्स भी अभी तक अवेलेबल हैं, तो उस सब्सिडरी के एंगल से देखें तो उसकी मॉनेटरी आइटम है जिसको अपडेट करना चाहिए। तो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? बताया यार, साफ साफ लिखा हुआ है। तो उसने अपडेट नहीं किया हुआ, सब्सिडरी ने इसको अपडेट नहीं किया हुआ। मैंने कहा था कि सबसे पहले ना हम पी और एस की जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनी हुई है उनको देखेंगे कि क्या अपने अपने आईएस उनसे ठीक लगे हुए हैं, कोई चीज मिस तो नहीं हुई है। तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में एक मॉनेटरी आइटम फॉरेन करेंसी पेएबल आ रहा है जिसको उसने अपडेट नहीं किया हुआ। जी दोबारा बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। हाँ, टाइम नहीं होना तो पेपर ही रहने देते हैं। टाइम मतलब इसमें इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको रुपए में लाना पड़ेगा, फिर बैलेंसिंग फिगर एक एक्सचेंज रिजर्व नाम की चीज निकलेगी। तो ये कैलकुलेशन का एक स्टेप है, ये तो ये करना होगा ऐसा। तो एक तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट, अच्छा कॉलम बनाऊंगा मैं इसमें एक डॉलर का, ये अंग्रेजी लिखूंगा यहां, डॉलर का कॉलम, रेट और फिर रुपीस का कॉलम, क्योंकि रुपीस में लाएंगे तो कंसोलिडेट करेंगे। डॉलर बैलेंस शीट क्या क्या है एस की,
पीपीई कितना है? पीपीई 200। चलें लिखता हूं भी। और क्या है? और इन्वेंट्री है, लिखता हूं भी। और कैश एंड बैंक और कैपिटल और अच्छा, अब ना इसकी अदर रिजर्व नहीं है कोई और नहीं। अब इसकी रिटेन अर्निंग्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग्स के टुकड़े करने हैं, प्री पोस्ट अलग, और उन पे अलग अलग एक्सचेंज रेट लगने हैं, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग्स को मैं तोड़ रहा हूं। प्री एक्विजिशन अलहदा, क्या थी एक्विजिशन डेट? 1 जुलाई 18, यानी 2 साल पहले ना। तो उसके बाद 30 जून 20 तक पहुंचे, क्या क्या हुआ होगा? जुलाई से जून ईयर है। 19 वाला पैट ऐड हुआ होगा। डिविडेंड है कोई? कब? दोनों ही है ना। 19 वाला डिविडेंड लेस हुआ होगा, फिर 20 का पैट आया होगा, और फिर 20 का डिविडेंड आया होगा। तो ये पूरी रिटेन अर्निंग्स बनी होंगी। लेकिन हमने चूंकि एक्सचेंज रेट अलग अलग लगाने हैं, तो रिटेन अर्निंग को प्री और पोस्ट में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रिटेन अर्निंग को, और अगर कोई और अदर रिजर्व भी है, उनको प्री और पोस्ट में तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद और बैलेंस शीट में क्या है? क्रेडिटर्स। अच्छा, इसके नीचे ना मेरे पास तो जगह कम है, मैं एडजस्ट कर ही लूंगा। कुछ 2 लाइनें छोड़ें इसके नीचे, उसके बाद क्रेडिटर लिखिएगा। चलें जी, अब इसकी डॉलर फिगर्स लिखते हैं। पीपी 200, क्या कोई एडजस्टमेंट करनी है पीपी में? अच्छा, अब मैं दोनों एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं। कोई एरर हुआ वो भी ठीक करना है, और डॉलर डॉलर रहते हुए ही जो ग्रुप वाली एडजस्टमेंट्स है, वो फेयर वैल्यू वाली बस वो भी करनी है। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। हाँ है, तो इसका मतलब है कि हम पीपी में ब्रैकेट में क्या करूं, उसमें प्लस 18, और इस 18 का दूसरा फैक्ट, 18 का दूसरा फैक्ट, वो तो गुडविल की वर्किंग में करते हैं ना। करते हैं किस में है? एस के नेट एसेट्स में। यानी वो एस के हम लोग इक्विटी में मजीद एक्सपेंस बना रहे होते हैं या प्रॉफिट बना रहे होते हैं। तो कहां करूं, बताएं किस में? इधर प्री में करते हैं ना। प्री एक्विजिशन थी कितनी उसकी डॉलर फिगर्स के मुताबिक? नहीं बताई भी, पक्की बात। हाँ जी, पक्की बात है, नहीं बताई भी। कहां? पैट से रिवर्स चल लें। जो बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं, वो आ रही हैं 30 जून 20 की, उससे रिवर्स चलते हैं। अच्छा, ये ना फॉरेन सब्सिडी, ये एक बिल्कुल सेपरेट मेहनत है। जब ये रुपीस बन जाएंगे ना, उसके बाद फिर ये एक नॉर्मल सवाल जैसा बनेगा। तो इसलिए अभी सारा फोकस इसके ऊपर। ये जो प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स हैं, ये नहीं दी हुई, उल्टा चल देते हैं। वर्किंग 1.1 करता हूं। रिटेन अर्निंग्स 2020 कितनी दी हुई है? 120। उल्टा चले, इसमें 20 वाला पैट ऐड हुआ होगा, 48, और डिविडेंड लेस हुआ होगा। कितना डिविडेंड था? 1 जनवरी 20 कितना दिया था? 20। कितना बना?
किधर है यार, क्या हो रहा है? सब्सिडरी की डॉलर बैलेंस शीट है। हम कर ये रहे हैं कि बाकी सवाल बाद में, पहले ये रुपए में कन्वर्ट होगा तो बाकी सवाल की तरफ आएंगे। तो पहले हम इस वक्त सब्सिडरी की डॉलर बैलेंस शीट में जो फिगर्स गिवन हैं उसमें उसके इंडिविजुअल एरर ठीक करने हैं और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स डालनी है, और इंपॉर्टेंट इक्विटी को तोड़ना है। प्री एक्विजिशन अलग और बाद वाले अलग, एडजस्टमेंट्स फेयर वैल्यू वाली, इंडिविजुअल एरर वाली, ये एडजस्टमेंट्स करनी है डॉलर बैलेंस शीट में। अभी बाकी सवाल बाद में, पहले डॉलर बैलेंस शीट पूरी हो जाए। और इक्विटी के रिजर्व्स को तोड़ना है, इंडिविजुअल एरर्स और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पूरी करनी है, और इसके रिजर्व्स को प्री और पोस्ट में तोड़ना है। पहले डॉलर वाली बैलेंस शीट पूरी कर लें, उसके बाद आऊंगा कन्वर्जन पे। तो प्री एक्विजिशन यानी एक्विजिशन डेट पे इसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी, उल्टा चल रहे हैं हम। ये तो है ईयर एंड पे, यहां से उल्टा चलें 20 का पैट, और 1 जनवरी 20 में डिविडेंड कितना दिया था सब्सिडरी ने, 20% ऑफ 100 तो 20, ये ऐड बैक कर देते हैं। पैट 19 का दिया हुआ है 0.5 में, ये लेस कर देते हैं, और जो 1 जनवरी 19 को डिविडेंड दिया था इसने 10%, यानी 10 ऐड बैक कर देते हैं। हाँ जी 62। पूछना है कुछ? (62 + 18) पॉइंट 1 में 18 एडजस्ट कर लिया, और अब इस पे एक्सेस डेप्रिसिएशन भी डालनी है। रिमेनिंग लाइफ थी 6, क्या एडजस्टमेंट होगी जी? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 18 डिवाइड बाय 6 3। अब मैंने ना 19 और 20 का पैट अलग अलग लिखा हुआ है, तो 3 यहां, 3 यहां और 6 यहां। ये पॉइंट नंबर 1 में एरर तो नहीं था, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पूरी कर दी। एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और उसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। पॉइंट 2 डन। पॉइंट 3 गुडविल की इंपेयरमेंट रहने दें, ये कंसोलिडेशन करते हुए। पॉइंट नंबर 4 एस की बुक्स में एक एरर है, और एरर ये है कि इसने फॉरेन करेंसी परचेज की थी। लग अजीब रहा है रुपए फॉरेन करेंसी, लेकिन सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उसने फॉरेन करेंसी परचेज की थी, और उसमें से ईयर एंड पे अब भी कितना पेबल है, हाफ, यानी 6250 रुपीज, इतना उसका अब भी पेबल है। तो जब ये उसकी मॉनेटरी आइटम है, तो उसको अपने ऊपर IAS 21 लगा के इसको अपडेट करना चाहिए था, और उस पे जो गेन लॉस है वो रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं किया। अब कर ले, करें जरा। क्रेडिटर्स कितने हैं उसकी बैलेंस शीट में? 50 जी। देखें जरा, अपडेट करेगा तो गेन है कि लॉस है? नहीं होगा, नहीं, देखें कैलकुलेट करके देखिए कि जब इसने ये चीजें खरीदी थी, जब, फिर सुन लें हम कर क्या रहे हैं। हम बाकी सवाल छोड़ के पहले सब्सिडरी की डॉलर बैलेंस शीट को ठीक कर रहे हैं, और ठीक करने से मैंने 3 बातें बोली हैं। एक तो हमने रिटेन अर्निंग्स को तोड़ देना है, प्री अलग पोस्ट अलग, और 2 तरह की एडजस्टमेंट्स कही है मैंने। एक जो इनके अपनी बुक्स में IAS लगाने में गलती रह गई वो ठीक करेंगे, और एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, ये कर दी। पॉइंट 4 में इससे एक अपना IAS लगाते हुए गलती हुई है कि उसने अपनी एक मॉनेटरी लायबिलिटी को अपडेट नहीं किया, तो कर लें, गेन है।
क्या गेन है कि लॉस है? तो गेन है। तो गेन हुआ। गेन है कि लॉस है? कैलकुलेट सारे किया करें ना यार, कैलकुलेट किया करें, पक्की बात है। चलिए सारे कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। देखें, पहले दिन जब इसने परचेज रिकॉर्ड की होगी तो उस वक्त पहले दिन यानी 1 जनवरी 20 पे, तो उस दिन डॉलर का रेट क्या था? 1 जनवरी 20 125। तो जब इसने इनिशियली क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड किया होगा, नहीं आधा ही कर लें क्योंकि पेएबल आधा है ना, बाकी तो हो गया पे। देखें बाकी तो पे हो गया है, जो पेमेंट के टाइम पे उसका गेन लॉस आया होगा वो तो रिकॉर्ड उसने कर ही लिया होगा, क्योंकि एरर सिर्फ क्रेडिटर्स के क्लोजिंग के ऊपर कहा है। तो मैं 12,500 नहीं, मैं 62,500 की बात कर लेता हूं, 62,50। तो जो 62,50 है, जब पहले दिन उसने क्रेडिटर रिकॉर्ड किए होंगे तो उस वक्त किस रेट पे डॉलर बनाया होगा? 125 मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसने रिकॉर्ड किए होंगे $50, जबकि अब इस वक्त ईयर एंड पे जब इसको वो अपडेट करेगा तो वो करेगा 62,50 को 48 पॉइंट, तो उसकी लायबिलिटी कम हो गई 1 पॉइंट, तो ये गेन हो गया उसका। अब इस गेन को कहां क्योंकि इसने ठीक नहीं रिकॉर्ड किया ना, अब कर ले, तो अपने क्रेडिटर को कम कर ले, $1.92, और गेन है किधर? 20 में, नहीं पोस्ट तो है 20 में, 1.92। बस नहीं, यूआरपी अभी नहीं करना क्योंकि इसमें दोनों बैलेंस शीट हिट होती हैं, क्योंकि अभी हम क्रॉस बैलेंस शीट में नहीं जा सकते, अभी हम जो कर रहे हैं वो डॉलर में कर सकते हैं, तो यूआरपी नहीं अभी जी। यहां तक चले, अब ब्रैकेट बंद करें। पीपी कितना आ गया? 212। इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट नहीं की, वो ऐसे ही लिख दें। कितनी? 40। डेटर्स 20, कैश बैंक 10। इसके टोटल करना है तो कर दें, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर दें, तसल्ली हो जाएगी, कोई फिगर लिखने में तो नहीं गलती कर दी। 282। कैपिटल 100, ये ब्रैकेट बंद करें। 80, 37। डिविडेंड 10 था मेरे ख्याल में, ये डिविडेंड 20 था, और क्रेडिटर्स 48.08, और ये सेम ही होगा। बस चेक कर लें एहतियातन के प्लस माइनस में ना कोई गड़बड़ कर दी हो, तो ये सेम है। हाँ जी, यहां तक ओके। एक बार सब्सिडरी की डॉलर बैलेंस शीट अपडेट कर लें। क्या अपडेट करनी है? रिटेन अर्निंग्स को तोड़ना है प्री और पोस्ट में, और पोस्ट भी जितना को तोड़ सकें। और एसेट्स और लायबिलिटीज में दो तरह की एडजस्टमेंट्स, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर लें, और नहीं सिर्फ एक्सचेंज रेट नहीं जरूरी है, जो इसकी अपने स्टैंडर्ड लगाते हुए गलती है वो ठीक कर लें। एक्सचेंज रेट नहीं जरूरी है, सिर्फ एक्सचेंज रेट ही है, जो इसका अपना एरर था आईएस वाला वो ठीक कर लिया। अब इसको लाना है रुपए में। रुपए में लाने के लिए सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट पे, तो वो है 130, ये ऐसे काफी है, और लायबिलिटी है ही एक, तो 130। कैपिटल और प्री को एक्विजिशन डेट, तो एक्विजिशन डेट क्या थी? 1 जुलाई 18, और 1 जुलाई 18 को था 100। कैपिटल पे 100, इस पे 100। फिर उसके बाद पैट पे, जिस साल का पैट है
बेस्ट है कि आप उसका एवरेज रेट लगाएंगे। और इसकी वजह, जब अभी तो मैं बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा। एवरेज नहीं दिया तो क्लोजिंग चल जाएगा, वरना बेस्ट एवरेज है। तो एवरेज दिया हुआ है 2019 का कितना 116, 2020 का कितना 128। और डिविडेंड्स के ऊपर चूंकि ये एक दिन की चीज है, तो अगर तो डेट बता दी है तो ठीक है, नहीं तो क्लोजिंग लगा दें। तो डेट बताई है 1 जनवरी 19 और 1 जनवरी 20। 19 वाले पे 112 और 20 वाले पे 125। अब आ जाएं, नहीं टोटल नहीं, सबको एक एक करके। अब आए रुपए में। पीपीई 27560, इन्वेंट्री 5200, डेटर्स 2600, कैश एंड बैंक 1300, 3660, कैपिटल 10,000, प्री एक्विजिशन 8,000, ये वाला पैट 4292, डिविडेंड 1120, ये 600, चले खैर इतने इतने बड़े फिगर हैं, पॉइंट रहने दें। 6006, ये 2500 नेगेटिव, और ये वाह भाई 6250 ही आएगा। बैलेंस शीट टैली होगी, पॉइंट्स का मसला नहीं है। अगर ये सारी की सारी लाइनें 130 पे होती तो टैली होती। ये 130 पे है, लायबिलिटी 130 पे है, जबकि इक्विटी मिक्सचर है, तो टैली नहीं हो सकती। रिपीट कर रहा हूं, पहले डॉलर बैलेंस शीट को ठीक कर लें, इक्विटी को तोड़ लें प्री और पोस्ट में। ठीक क्या कर लें, दो तरह की चीजें, इनके अपने इंडिविजुअल आईएस की गलती है वो ठीक कर लें, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर लें। उसके बाद इसको रुपए में लाएं। एसेट्स लायबिलिटीज ईयर एंड का रेट, क्योंकि ये ईयर एंड की फिगर्स हैं। एक्विजिशन डेट की चीजें, एक्विजिशन डेट का रेट, पैट, डिविडेंड, एवरेज, और जो उसका एग्जैक्ट रेट है। जब ये सब रुपए में ले आएंगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनके ऊपर एक्सचेंज रेट कुछ और लगे हुए, एसेट्स लायबिलिटीज पे कुछ और लगे हुए। अब जो मैंने लाइनें छोड़वाई थी, एक लाइन तो छोड़ी थी इसलिए कि ये इसका टोटल कर लें। कितना 66, ये क्या चीज हो गई, पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स आ गई, वो जो हमने प्री और बैलेंस शीट डेट और प्री माइनस करके पोस्ट निकालना था, बस ठीक है पोस्ट आ गया। और एक लाइन जो छोड़ी थी वो आप निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, और उसको नाम देंगे एक्सचेंज रिजर्व का। ट्रांसलेशन रिजर्व भी कह सकते हैं, एक्सचेंज रिजर्व भी कह सकते हैं। ये होगी रुपी कॉलम की बैलेंसिंग फिगर, डॉलर में तो कुछ है ही नहीं, रुपी कॉलम की बैलेंसिंग फिगर 5732, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये क्रेडिटर्स क्या थे, अब हुई है ये बैलेंस शीट कंसोलिडेशन के लिए तैयार। अब ये एक नॉर्मल सवाल टाइप बन गया, गुडविल में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, वरना अब ये तैयार है कंसोलिडेशन के लिए। हाँ, क्वेश्चन को सीधा किया अभी। इस वर्किंग को देख लें अच्छे तरीके से। कोई फिगर अगर रंग बिरंगी तो की है मैंने, कोई फिगर देख लीजिए, अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी है तो बताएं। मैं क्या कैश फ्लो में क्या, वो जब देखेंगे तो नहीं उसमें और बड़े मसले हैं। क्या पेरेंट फॉरन होना चाहिए, क्यों, कंसोलिडेशन पेरेंट कर रहा है ना, तो वो जो भी फॉरन होगा वो वहां का लोकल ही होगा। पेरेंट ने कंसोलिडेशन करनी है तो पेरेंट जहां का है वो लोकल है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने अगर इंटरेस्ट और लोन के बारे में, हाँ उसको आपने कहा था कि एवरेज रेट हम यूज नहीं करेंगे। मैंने को कहा था नहीं करेंगे, आपने कर सकते हैं लेकिन बेहतर ये है कि ये रेंडर करेंगे।
तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात की थी ना, क्योंकि इंटरेस्ट ईयर एंड पे कैलकुलेट हो रहा था। अब ये प्रॉफिट यहां पर ऐसे क्यों एवरेज पे किया वो इनकम स्टेटमेंट में बताऊंगा। मैंने सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए बात की थी, क्योंकि वो ईयर एंड पे कैलकुलेट हो रहा होता है, हर रोज तो नहीं हो रहा होता ना, ईयर एंड पे कैलकुलेट हो रहा होता है। जबकि इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस वो तो पूरा साल हो रहे होते हैं, तो प्रॉफिट भी पूरे साल की चीज का रिजल्ट है, इसलिए एवरेज लगाया। इनकम स्टेटमेंट में सब पे एवरेज लगाऊंगा मैं, वो सिर्फ इंटरेस्ट की बात की थी, क्योंकि वो वही साल के एंड पे कैलकुलेट रहा होता है। यहां तक गुडविल। अच्छा, गुडविल में ना जो हम गुडविल जैसे कैलकुलेट करते हैं उसके आगे दो कॉलम्स की जगह रखिएगा, यानी पहले मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं लेकिन इसके आगे दो कॉलम्स की जगह अपने पास खाली रखिएगा, बिल्कुल पेज के नुक्कड़ पे ना बना देना। गुडविल कैलकुलेट करनी है हमने डॉलर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डॉलर में की थी। इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 160। एनसीआई फेयर वैल्यू पे के प्रोपोर्शनेट पे? फेयर वैल्यू पे दी हुई है कितनी? 50। उस वक्त इसके नेट एसेट्स क्या थे? ये अभी हमने यहां निकाले ही हैं। कैपिटल था कितना? ना भाई 100। डॉलर में गुडविल की वर्किंग कर रहे हैं। रिटेन अर्निंग्स थी 62, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 18। चाहे आप 80 लिख दें, कोई बात नहीं, मैंने अलग अलग लिख दिया, इकट्ठे लिख दें, कोई मसला नहीं। तो ये क्या बन गया? 180, और 180 करने से गुडविल आ गई 30। अगर इंपेयरमेंट नहीं है तो भी, और चलो अगर है तो भी, इससे ईयर एंड तक एक एक साल करके आना है। अगर इंपेयरमेंट दी भी है तो करना ही है हर साल की, अगर इंपेयरमेंट नहीं भी है ना, फिर भी अब यहां से एक एक साल करके मैंने नीचे तक आना है। अब मैं रुपए कॉलम में जाने लगा हूं, ये निकल आई गुडविल एट एक्विजिशन। अब यहां से रुपी कॉलम में चलते हैं। ये किस दिन की फिगर है? तो इस पे रेट कौन सा लगाऊं मैं? इस पे 100, और यहां आ जाए रुपी कॉलम में तो 3000। गुडविल को रुपी कॉलम में ले आया, लेकिन गुडविल एट एक्विजिशन। उसके बाद इंपेयरमेंट है 2000, ये कब का वाकया है? 1 जुलाई 18। 2019 में थी इंपेयरमेंट? नहीं। अगर होती तो हम 2019 की इंपेयरमेंट अलग लिखते, 20 की अलग लिखते। नहीं थी, कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक लाइन छोड़ा हूं खाली, और गुडविल एट 30 जून 19, एक लाइन खाली छोड़ी है मैंने भी 30। नहीं, पहले मैं काला कॉलम कर लूं, मैंने एक लाइन खाली छोड़ी है अभी। आगे इंपेयरमेंट है कितनी? 5 मिलियन, एक लाइन खाली छोड़ी है मैंने 25। ये है आ गई गुडविल एट 30 जून 20। पहले डॉलर वाला कॉलम देखें, गुडविल एट एक्विजिशन निकाल ली। उसके बाद अगर इंपेयरमेंट है 19 में तो इंपेयरमेंट लिखें और एक लाइन खाली छोड़ दें। नहीं थी तो ये 30 आ गई। फिर 20 में इंपेयरमेंट थी, फिर भी एक लाइन खाली छोड़ी और ये 20 की गुडविल तक पहुंच गया। अब आते हैं रुपए में। ये किस दिन की फिगर थी? तो 1 जुलाई वाला रेट लगाया। ये किस दिन की फिगर है? बेशक ये वही 30 है, लेकिन किस दिन की फिगर है? 30 जून 19 पे 30 जून 19 वाला रेट लगाएं। नहीं, मॉनेटरी आइटम नहीं है। सारे एसेट्स को हम ईयर एंड पे लगा रहे हैं, तो क्या मॉनेटरी एसेट्स है? नहीं, फॉरेन कंसोलिडेशन का ये तरीका है। मॉनेटरी वाला काम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कंपनी की अपनी बैलेंस शीट में था, जो हमने ये लगाया जो उसकी अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में IAS 21 की रिक्वायरमेंट थी। अब जो काम कर रहा हूं ये कोई मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम वाली बात नहीं है। सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज ईयर एंड अपडेट रेट पे अपडेट होने। तो गुडविल को 30 जून 19 वाले रेट पे अपडेट करें, क्या बना? 36। अब ये जो गुडविल रुपीज में 3000 मिलियन थी, 3600 हो गई। ये क्या हुआ? ये एक्सचेंज गेन के लॉस?
एसेट है, बढ़ गया, तो ये यहां जो लाइन खाली छोड़ी थी ये एक्सचेंज गेन आ गया। $600। फिर इंपेयरमेंट कब हो रही है? 30/6/20 को, तो 30/6/20 को हो रही है, तो 30/6/20 वाला क्या रेट है? 1, तो इस 5 को 130 पे लाएं। और ये 25 कब का आंसर है? क्या रेट था? 100। अच्छा ठीक है, 32। अब देखिए बैलेंस गेन है दोबारा कि लॉस है? गेन है, तो अब ये फिर से 300 का एक्सचेंज गेन ऑन गुडविल आ गया। ये रुपी कॉलम की बैलेंसिंग फिगर है। ये दोनों नई वर्किंग्स हैं, इनको दोबारा देखें अच्छे तरीके से। हाँ जी, यहां तक क्या हुआ? कोई बात नहीं। ये मिटा रहा हूं, ये मिटा दूं। रिटेन अर्निंग्स P है और S है, और पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स कितनी? जी 26,200, और दिस माइनस दिस करने की जरूरत ही नहीं है। 6678, इसकी जरूरत नहीं है ना कि ईयर एंड वाली फिगर लिखें माइनस प्री करें, वो करते ही किस लिए हैं? पोस्ट तो है ना, ये पोस्ट निकाल लिया। अब बाकी सवाल सॉल्व होगा, तो P प्लस S करना शुरू कर दें। PP 27560, इन्वेंट्री 5200, 2600, 1300। कैपिटल सिर्फ पेरेंट का 25,000, और रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 3 कर रहे हैं हम। NCI करते हैं बाद में। क्रेडिटर्स 6250, बल्कि NCI से ऊपर भी एक चीज आएगी, एक्सचेंज रिजर्व जो बनाए ना वो आएंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मल सवाल होने लगा है। गुडविल में एक्सचेंज गेन लॉस निकला गुडविल में एक्सचेंज गेन लॉस निकला, और ये इसकी बैलेंस शीट को सीधा किया। पॉइंट नंबर 1 हो चुका, चूंकि फेयर वैल्यू डिफरेंस थी, एक्स्ट्रा डेप्शन थी, वो कर लिया ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 2 डिविडेंड कर लिया। पॉइंट नंबर 3 NCI चूंकि फेयर वैल्यू पे है, तो इंपेयरमेंट लॉस गुडविल से लेस और S वाले कॉलम से लेस।
650। अब ये नॉर्मल सवाल है, रुपए वाला सवाल है, डॉलर हो गया जो होना था, अब सब रुपीज में है। पॉइंट नंबर 4 देखिए कितना यूआरपी। एस सेलर है कि पी सेलर है? पी सेलर है, तो पी में से लेस 12,500 रुपए की चीजें बेची थी, उनमें से स्टॉक में रह गई 40% और कमाया था 30% मार्जिन, 1500 सेलर में से लेस और इन्वेंट्री में से लेस। और पॉइंट नंबर 4 बस इंटर कंपनी बैलेंस उड़ाना है भाई, सादी कंसोलिडेशन हो रही है, अब इंटर कंपनी बैलेंस भी उड़ाना है, तो क्रेडिटर से भी उड़ाते हैं और डेटर से भी। कितना है? अरे ये है ना यार, ये सारा इंटर कंपनी ही था, ये सब इसी का ही था, ये 6250, तो 6250 यहां से भी गया और यहां से भी गया, उसका और था ही नहीं ना कोई टेबल। ये अभी जो मैंने इधर वर्किंग 1.2 की थी, वहां से पता चल गया कि वो जो 50 ये वही वाला ही आ रहा था, जिसको अपडेट करके 48 बना दिया, उसका था ही बस यही टेबल, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया सारा। पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 हो गया, बस। नहीं, एनसीआई के अलावा एक्सचेंज गेन लॉस भी रहता है। 6028 और परसेंटेज है इसमें हमारी 80। फोर 4822। टू नाइन 522। एक्सचेंज रिजर्व्स में आनी है दो चीजें। एक्सचेंज रिजर्व्स, इसको ट्रांसलेशन रिजर्व भी कहते हैं, इसमें दो चीजें आनी है। एक आनी है ये जो हमने इस वर्किंग 1 में की है, ये किस वजह से आया है? उसको जो ट्रांसलेट किया था उसके ऊपर आया है। और मैं साथ ही एनसीआई की वर्किंग भी बनाता हूं। वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी? 50 लिख दूं बस। रिटेन अर्निंग्स 6028 का 20%। 1206। जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, यानी एस को रुपए में लाने से जो एसेट्स लायबिलिटीज का एक्सचेंज रेट इस इक्विटी की वजह से फर्क आया, तो वो इनका एक्सचेंज रिजर्व, इसमें 80% हमारा हिस्सा, 20% एनसीआई का हिस्सा। तो यहां पर जो आएगा, जो कि ट्रांसलेशन पे आया, तो अब तो हम उनको रुपए की वैल्यू दे रहे हैं ना, वो तो है फॉरेनर्स, लेकिन ये तो हम उनको एनसीआई उर्दू में लिखेंगे ना, हम उनको तो यहां रुपए में ही लिखेंगे ना। तो जो एक्सचेंज गेन ऑन ट्रांसलेशन किया है, इसका 80 हमारा है, 20 उनका है। 5732 का नहीं, 80%। 4586 और 20 एनसीआई वालों का। $5732
20%, 1146। ये तो एस की बैलेंस शीट के ऊपर आया है और एसेट्स और लायबिलिटीज और इक्विटी के एक्सचेंज रेट की फर्क की वजह से ये तो 80-20 हो गई होगा। एक और एक्सचेंज गेन है जो गुडविल के ऊपर भी आया है। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो उसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं, वो सारा हमारा। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फिर उसका गुडविल का हिस्सा है, और जो एक्सचेंज गेन ऑन गुडविल आया है फिर वो भी 80-20 होगा। कितना? 601 और 301, 900। तो गुडविल का 900 का 80-20 होगा अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, और अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो फिर ये सारा हमारा। कितना हो गया? 720, और एनसीआई को चला गया 180। बस जी, 5306 और एनसीआई 7532। चलें बस ये ब्रैकेट्स बंद कर दें सारे। पीपी 57560, इन्वेंट्री 7700, डेटर्स 4350, कैश 4300, रिटेन अर्निंग्स 29522, एक्सचेंज रिजर्व्स 5306, एनसीआई 7532 और करंट लायबिलिटीज 9800। चलिए 77 चलिए। नहीं यार, नहीं यार, हाँ 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 हाँ, गुडविल तो टैली कैसे हो गई थी? अब ठीक है। ये है जी फॉरेन कंसोलिडेशन बैलेंस शीट। है मुश्किल नहीं है, बस ठीक है। डिस्पोजल और स्टेप एक्विजिशन, हाँ हाँ, और ये फॉरेन कंसोलिडेशन के सवाल में सिर्फ ये एक सब्सिडी थोड़ी होगी, एक लोकल खरीदी होगी, एक लोकल बेची होगी, एक ये फॉरेन खरीदी होगी। ये एक सब्सिडी होगी, इसके अलावा एक लोकल सब्सिडी भी होगी, उसको शायद S to S, A to A वो भी किया होगा। नहीं नहीं, 25 नंबर का ही है। एसोसिएट भी पूछ सकता है, तो उसमें फिर जो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट निकालते हैं तो उसके लिए भी वैसे हुआ तो पूछा तो नहीं अब तक, लेकिन अगर एसोसिएट पूछेगा तो उसकी भी आपको ये बैलेंस शीट ट्रांसलेट करके उसमें से ये इसका हिस्सा ऐड करना पड़ेगा। एसोसिएट में मैंने कहा अगर एसोसिएट हुई फॉरेन तो उसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ये काम उसमें भी ऐसे ही होगा, उसकी गलतियां ठीक करके फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ठीक करके। उसके बाद हम लोग लिया करते हैं अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा, तो वही आ गया ना, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे तो हरी हरी फिगर निकलेगी। तो इन दोनों में फिर अपना 40% लगा के इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। चलें जी, बस इतनी सी बात थी। अब आप नमाज पढ़ लें, फिर पास पेपर का सवाल कराता हूं। ठीक है जी।